चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल बरमूला स्वागत करता हूं आप सभी का हिस्ट्री के लेक्चर 6 में। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी धार्मिक आंदोलन को लेकर। हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उसकी उत्पत्ति, उनके बारे में विस्तार से जाना था। आज हम चर्चा करेंगे मगध साम्राज्य को लेकर। आज हम इन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि मगध साम्राज्य की स्थापना कब हुई, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, जब महाजनपद बने तो कितने महाजनपद थे, उनकी राजधानियां क्या क्या हैं। मगध में मुख्यतः 3 वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, इनका शासन रहा। इन्होंने कब से कब तक शासन किया और इसके बाद सिकंदर का आक्रमण, इसको भी हम इसी अध्याय में कवर करेंगे। तो मगध साम्राज्य के बारे में बात करते हैं तो मगध साम्राज्य का उल्लेख महाभारत और पुराणों में मिलता है। मगध साम्राज्य पुराणों के अनुसार 6ठी शताब्दी में बसाया गया। बृहद्रथ ने मगध साम्राज्य की स्थापना की और इसने अपनी राजधानी गिरिब्रज को बनाया। उस समय तक लोहे का आविष्कार हो चुका था, तो लोगों ने लोहे के हथियार से कृषि करना और स्थायी रूप से बसना शुरू कर दिया था। जब वो बसने लगे तो पहले उन्होंने जन बनाए और जब जन बड़े हो गए तो जनपद बन गए। तो उस जमाने में मुख्यतः 16 जनपद बने थे। उन 16 जनपद, उनके नाम और उनकी राजधानियां हमें ये याद रखनी है। वैसे तो परीक्षा में पूछी नहीं जाती है, पर फिर भी क्या पता आ जाए तो हमें याद रखना है। ये है मगध, जो आज वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और बिहार का हिस्सा है। मगध ये सबसे बड़ा हिस्सा है। इसी में 3 बड़े बड़े वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश ने शासन किया। सबसे पहले महाजनपदों की बात करें तो टोटल 16 महाजनपद, उनका नाम काशी, कुरु, अग, मगध, विज, मल, चेदी, वत्स, कौशल, पांचाल, सुरसेर, मत्स्य, अशक, अवंती, गांधार और कन्नौज, और ये उनके सामने उनकी राजधानी है। इन 16 जनपदों में लोगों ने बसना शुरू किया और इन 16 जनपदों में जो सबसे बड़ा जनपद था वो था मगध। मगध को वैसे स्थापना जो है बृहद्रथ ने की थी और उन्होंने राजधानी को गिरिब्रज को बनाया था अपनी राजधानी। यहाँ पे गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया था। अब चर्चा करते हैं कि 3 वंश, हमारे पास 3 वंश है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश ने 545 ईस्वी से 545 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक शासन किया इस वंश ने। फिर शिशुनाग वंश ने 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व तक शिशुनाग वंश का शासन रहा। फिर नंद वंश, सबसे ताकतवर वंश यही था, नंद वंश। 344 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व तक नंद वंश ने शासन किया। इसी नंद वंश के समय सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, पर आक्रमण नंद वंश तक नहीं पहुंचा क्योंकि नंद वंश उत्तर में नहीं, पूर्व में, भारत के पूर्व में इधर बसा हुआ है नंद वंश। और सिकंदर ने आक्रमण पश्चिम से किया था, ये गांधार, इस इलाके में आक्रमण किया था जहां पे सतलज और जहां पे झेलम और ब्यास नदी, जबकि नंद वंश इधर बसा हुआ था। पर इन्हीं के शासनकाल में सिकंदर ने आक्रमण किया 326 ईस्वी को। अब सबसे पहले समझते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना बिंबसार ने की थी और कौन से सन में की थी? 545 ईस्वी पूर्व। 545 ईस्वी पूर्व सबसे बड़ा वंश मगध में हर्यक वंश 545 ईस्वी पूर्व बिंबसार ने इसकी स्थापना की। तब बिंबसार की आयु सिर्फ 15 वर्ष की थी। 15 वर्ष की आयु में बिंबसार राजा बन गया था। 15 वर्ष की आयु में बिंबसार सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर बैठा, ये पहला महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपने याद रखना है और नोट डाउन भी करना है।
आप मेरे साथ साथ नोट डाउन भी करते रहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, इसने राजधानी, इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। राजगृह को राजधानी बनाया। ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपने याद रखना। इसने 44 वर्षों तक शासन किया। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है कि बिंबिसार ने 44 वर्षों तक शासन किया। अच्छा, ये महात्मा बुद्ध का समकालीन था और इसने जैन धर्म नहीं, बौद्ध धर्म को अपनाया। यह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। महात्मा बुद्ध का समकालीन था और इसने बौद्ध धर्म को अपनाया। ये चौथा महत्वपूर्ण बिंदु। पांचवा, इसके राजवैद। कई बार परीक्षा में पूछा गया है ये कि हर्यक वंश या फिर बिंबिसार के राजवैद का क्या नाम था। तो इनके राजवैद का नाम, इनके राजवैद का नाम जीवक था। ठीक, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपने याद रखना। उसके बाद बिंबिसार को किसने मारा? इनके खुद के बेटे ने। इनके बेटे का नाम है अजातशत्रु, जिन्होंने 493 ईस्वी पूर्व अजातशत्रु ने खुद अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। तो दूसरा राजा जो बनकर आया हर्यक वंश का दूसरा राजा है अजातशत्रु, खुद अपने पिताजी को मारकर 492 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठा और इसने शासन किया 460 ईस्वी पूर्व तक। अब अपने पिताजी को मारने की वजह से इसको क्या कहा जाएगा? पितृहंता। पितृहंता का मतलब पिताजी की हत्या करने वाला। तो इस वजह से हर्यक वंश को पितृहंतात्मक वंश भी कहते हैं। इसमें यही चलता रहेगा। फिर अजातशत्रु को इसका बेटा मारेगा, जिसका नाम क्या है? अजातशत्रु को मारने वाला है उसका बेटा, उसका नाम है उदयन। तो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट, अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है क्योंकि उसने अपने पिताजी की हत्या की थी। दिव्यांश को एक मैसेज लिख, क्लास 2:30 बजे होगी। अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है। पिताजी की हत्या करने के कारण। ये पहला महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपने याद रखना है और इसे नोट डाउन भी कीजिए। अब इसने राजधानी को राजगृह से बदल दिया। बिंबिसार ने राजधानी राजगृह रखी थी, इन्होंने राजधानी को पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना भी कराई। इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कराई। और राजधानी को भी पाटलिपुत्र बना दिया। तीसरा, इसे कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। कुणिक भी इसी को कहते हैं। इन्हें कुणिक के नाम से भी जाना जाता है।
जाना जाता है। ये तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु था अजातशत्रु के बारे में। अच्छा, ये पहले जैन धर्म का अनुयायी था और बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो पहला बिंदु आपने ये भी याद रखना है, चौथा बिंदु, कि ये जैन धर्म का अनुयायी था और बाद में जाकर बौद्ध धर्म अपनाया। तो कह सकते हैं कि पहले जैन धर्म का अनुयायी था, पर बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। और इससे पहले क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासन काल में ही हुई है। तो इसको भी याद रखना है कि पहली बौद्ध संगीति, संगीति का मतलब पहली बौद्ध मीटिंग कह सकते हैं उसे, पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासन काल में हुई। ये पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है। वैसे तो छठा ये हो सकता है कि इनकी हत्या फिर इनके पुत्र ने कर दी, जिनका नाम उदाइन है। तो इन्होंने अपने पिताजी को मारा था, बिम्बसार को, और फिर इनके बेटे उदाइन ने खुद इन्हीं को मार दिया और गद्दी पर बैठ गए। तो ये चलता रहा, इसे तभी तो इस वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। तो अगला बिंदु जो है उदाइन के बारे में, यार अब चर्चा शुरू करते हैं उदाइन को लेकर। उदाइन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी, अजातशत्रु की, और फिर हर्यक वंश का शासक बना। उदाइन ने शासन किया 460 ईस्वी पूर्व से 444 ईस्वी पूर्व तक। लगभग 16 सालों तक उदाइन ने रूल किया। उदाइन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो पहला, उदाइन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किले का निर्माण कराया। उदाइन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किले का निर्माण कराया। ये पहली महत्वपूर्ण जानकारी उदाइन के बारे में। दूसरा, उदाइन का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक था। इस समय तक हर्यक वंश काफी फैल गया था। उदाइन का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक।
पहाड़ियों तक था। ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु। उदयन के वैसे 3 पुत्र हुए। उनका नाम था अनिरुद्ध, मंडूक और नागदशक। उदयन के 3 पुत्र थे। उनका नाम है अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। ठीक, ओके। तो इस वंश का अंतिम शासक जो था वो नागदशक ही था, और नागदशक की हत्या शिशुनाग ने कर दी और नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो हर्यक वंश का अंतिम रूलर, अंतिम शासक जो था वो नागदशक था। तो नागदशक की हत्या शिशुनाग ने कर दी। और नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो ये कुछ जानकारियां थी हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश का पहला राजा बिंबसार था। बिंबसार के बाद अजातशत्रु ने शासन किया। अजातशत्रु के बाद उदयन, और उदयन के बाद अंतिम शासक जो नागदशक, और नागदशक को मार दिया शिशुनाग ने, और नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की। इनसे कई बार प्रश्न आ सकता है, जैसे आते भी एग्जाम में, कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। इसी तरह का प्रश्न आ सकता है। और हर्यक वंश ने कब से कब तक रूल किया। ये भी आ सकता है कि अजातशत्रु के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई। तो पहली बौद्ध संगीति हुई। अजातशत्रु किस धर्म को मानते थे। पहले जैन में विश्वास रखते थे, बाद में बौद्ध धर्म में विश्वास रखने लगे। बस यही कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपने ये नोट्स बनाए होंगे। अब आगे नया वंश शिशुनाग वंश की चर्चा करते हैं। तो पहला बिंदु तो यही है कि हर्यक वंश के अंतिम राजा, जो हर्यक वंश था वैसे वो पितृहंता वंश भी था, और लोग परेशान भी हो गए थे उनसे। पिताजी को ही मार दे रहा बेटा, तो खत्म ही हो गया वो वंश। तो हर्यक वंश को समाप्त किया नागदशक ने। नागदशक जो अंतिम राजा था उसकी हत्या कर दी थी शिशुनाग ने, और नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपने राज्य में और को भी मिलाया। किन किन को मिलाया। अवंती, वत्स और कौशल को, इन सबको अपने मगध में मिलाया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था, जिसे काकवर्ण भी कहा जाता था। तो ये सब जानते हैं कि कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। ये भी आपने याद रखना है कि द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय हुई थी, और शिशुनाग के बाद उसका उत्तराधिकारी कालाशोक बना था। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, कालाशोक ने वैशाली को कुछ समय तक अपनी राजधानी बनाया और वापस राजधानी पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी। तो कुछ समय तक वैशाली को भी राजधानी रखा। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो था वो नंदीवर्धन था, और उसके बाद शिशुनाग वंश को खत्म कर दिया नंदों ने, और नंद वंश सबसे ताकतवर वंश था मगध साम्राज्य का। शिशुनाग वंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो तुमने याद रखनी है। इसके संस्थापक कौन थे, दूसरी इनकी राजधानी कहाँ थी, कालाशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगीति हुई, इनकी राजधानी उसकी राजधानी कुछ समय तक कहाँ रही, वैशाली, और वापस फिर पाटलिपुत्र शिफ्ट हो गई। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो शिशुनाग वंश के बारे में आपने याद रखना। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, मगध साम्राज्य का सबसे ताकतवर वंश, जिसे नंद वंश कह सकते हैं। तो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या कर दी थी महापदम नंद ने। पूरा नाम है इनका महापदम नंद, और इन्होंने ही नंद वंश की स्थापना रखी।
बौद्ध ग्रंथों में से उग्रसेन कहता है। उग्रसेन का मतलब हो सकता है सबसे खूंखार या फिर सबसे जटिल, जो ज्यादा ताकतवर भी है और गुस्सैल भी है। तो इसलिए महापद्म नंद को ये नाम दिया गया। इसका नाम नंद वंश क्यों है? क्योंकि इसमें कुल 9 राजा हुए। 9 राजा होने की वजह से इसका नाम नंद वंश रखा गया। और उनमें सबसे ताकतवर कह सकते हैं या फिर सबसे जटिल जो शासक था वो महापद्म नंद ही था, जिसे उग्रसेन भी कहते थे। ठीक। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, पुराणों के खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में उसके कलिंग विजय का वर्णन। कलिंग को अशोक ने भी जीता, पर अशोक से पहले नंद शासकों ने उसे जीता। तो महापद्म नंद ने पहले कलिंग पर विजय प्राप्त की और कलिंग को अपने क्षेत्र में मिलाया, मगध में मिलाया कलिंग को। उसके बाद जब मौर्य काल पढ़ेंगे तो मौर्य काल में भी देखेंगे कि नंदों से कलिंग को छीना था अशोक ने। तो हम मौर्य काल में पढ़ेंगे, जो इसका अगला लेक्चर है। तो ये दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु, महापद्म नंद ने क्या किया, वहां से जैन प्रतिमा उठा ले आए थे। कलिंग से जैन प्रतिमा उठा ले आए थे जब उन्होंने कलिंग को जीत लिया। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जो अपने याद रखना कि व्याकरणाचार्य पाणिनि जो व्याकरण के आचार्य थे वो महापद्म नंद के मित्र थे और उन्होंने उसे उत्तर भारत का सबसे महान सम्राट कहा था। तो पाणिनि ने महापद्म नंद को उत्तर भारत का सबसे महान सम्राट कहा था। अब पुराणों में से सर्वछत्रांतक भी कहते हैं, सर्वछत्रांतक। तो ये कुछ जानकारी थी महापद्म नंद के बारे में, जिन्होंने नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश के दूसरे शासक और महत्वपूर्ण शासक हैं जिनको हम धनानंद कहेंगे। तो महापद्म नंद के 8 पुत्रों में धनानंद वो है जिस सिकंदर का समकालीन था। इसी के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, पर सिकंदर ने पश्चिम भारत की तरफ आक्रमण किया, क्योंकि वो खैबर पास पाकिस्तान से होते हुए पश्चिम भारत में आया था, जहाँ पे झेलम और ब्यास नदी है। वहां सिकंदर का आक्रमण हुआ और वहां सिकंदर की लड़ाई राजा पोरस के साथ हुई, और उस लड़ाई को झेलम या फिर हाइडेस्पीस का युद्ध कहते हैं। पर तब तक उत्तर भारत और मध्य भारत में नंद वंश का शासक था। सिकंदर की लड़ाई धनानंद से नहीं हुई, पर उस समय धनानंद शासक था। अब इन लोगों ने जनता पे बहुत ज्यादा कर लगाए हुए थे, तो जनता इनसे बहुत परेशान थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी बात का फायदा उठाया। धनानंद को लोग ज्यादा पसंद नहीं करते थे कर की वजह से। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से नंद वंश पर एक तरह से आक्रमण किया और आक्रमण करके नंद वंश को खत्म कर मौर्य वंश की स्थापना रखी। तो ये कुछ जानकारी थी नंद वंश के बारे में। इसी के साथ चर्चा शुरू कर लेते हैं सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर कहाँ का रहने वाला था? मकदुनिया, कह सकते हैं यूरोप में, ग्रीस का रहने वाला था। वहां से भारत आया था और भारत की पूरी दुनिया को जीतने के लिए आया था। इसने इराक, ईरान, इन क्षेत्रों को, मध्य एशिया को जीतते जीते ये पश्चिम भारत तक पहुंच गया था। खैबर पास जो रास्ता है उस रास्ते ये भारत में आया और इसकी लड़ाई पोरस के साथ हुई। तो ये कुछ इसके बारे में जानकारी है। सिकंदर का जन्म आज से 356 ईस्वी पूर्व कहाँ हुआ था? मकदुनिया में। इनके पिता का नाम फिलिप II था, जो मकदुनिया के शासक थे। ये जब 20 साल का था तभी ये 336 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठ गया, और ये वैसे 325 में भारत आया था, यानी भारत की जमीन पर 325 में इसने कदम रख दिया था। 326 में तो इसने आक्रमण कर दिया था। इसकी लड़ाई हुई थी राजा पोरस के साथ। लगभग 9 महीनों तक ये भारत में रहा और 9 महीने तक इसने पश्चिम उत्तर भारत पे अटैक किया और उसके क्षेत्रों को जीता। इसके गुरु का नाम अरस्तु है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है ये महत्वपूर्ण प्रश्न कि सिकंदर के गुरु का नाम क्या है? तो सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु है। और फिर इसकी मृत्यु कब हो गई? जब ये वापस जा रहा था। तो 323 ईस्वी पूर्व, जो भारत से हार कर तो नहीं कह सकते, लौट कर वापस जा रहा था, 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में इसकी मौत हो गई।
तो ये इसके बारे में कुछ जानकारी है। यूरोप, ईरान और इराक को जीतते जीतते भारत आया, पर तब तक इसकी सेना बहुत थक चुकी थी और उन्होंने ब्यास नदी को तैरने से मना कर दिया। इसके बाद ये दो रास्ते से चले गए, समुद्री रास्ते से, और कुछ लोग थल सेना बनाकर वापस चले गए जहां से आए थे, मकदूनिया से। तो सिकंदर के बारे में कुछ जानकारी। पहला, सिकंदर खैबर दर्रा जो पाकिस्तान में, उस रास्ते भारत आया और पहला इसने तक्षशिला के राजा आम्भी पर अटैक किया। तक्षशिला के राजा आम्भी पर आक्रमण किया और आम्भी ने इसके सामने घुटने टेक दिए और हार मान ली। पर झेलम नदी के किनारे इसकी लड़ाई पोरस के साथ हुई। वो लड़ाई भी जीत गया था। पोरस के साथ जो लड़ाई हुई वो लड़ाई भी जीत गया, पर पोरस की, कह सकते हैं, बहादुरी को देखकर, पोरस की हिम्मत और बहादुरी को देखकर इसने फैसला किया कि पोरस को उसका इलाका वापस कर देते हैं। उस लड़ाई का नाम हाइडिस पीस की वॉर है। उसको वितस्ता, झेलम का ही पुराना नाम वितस्ता है, उसे झेलम नदी की वॉर कह सकते हैं, हाइडिस पीस की वॉर कह सकते हैं और वितस्ता की लड़ाई कह सकते हैं। ये सब सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ी गई 326 ईस्वी पूर्व, जिसमें सिकंदर जीत गया था, पर पोरस की हिम्मत को देखकर उसने उसका क्षेत्र उसे वापस कर दिया। उसके बाद वो और भारत की तरफ आना चाहता था, उत्तर भारत और पूर्व भारत की तरफ आना चाहता था, पर ब्यास नदी, इसके सैनिकों ने ये नदी पार करने से मना कर दिया। उसके कारण है कि वो बहुत थक गए थे। वो यूनानी सैनिक यूरोप से लड़ते लड़ते आ रहे हैं, वो लड़ लड़कर थक गए थे और बीमार भी हो चुके थे। अब उनकी बस की नहीं थी, ब्यास नदी बहुत बड़ी है, उसको तैर कर पार करना और फिर वापस लड़ाई लड़ना। और उन्होंने एक बात और सुनी थी कि जो मगध वंश है वहां एक बहुत बड़ी सेना हमारा इंतजार कर रही, और ये थक गए हुए उनके अंदर ये खौफ भी था कि मगध वंश कोई छोटा मोटा वंश नहीं है, उससे लड़ना मतलब अपनी मौत को दावत देना। तो इसलिए सिकंदर की सेना ने मना कर दिया। तो सिकंदर ने दुख भरे स्वर में कहा, मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूं जो निरष्टाहीन, कायरता से डरे हुए और दबे हुए, उनमें हिम्मत जुटाने के लिए, पर फिर भी वो खड़े नहीं हुए। सैनिकों ने कहा, अब बस, हमने आधी दुनिया जीत ली, बहुत है हमारे लिए। तो सिकंदर को भी अपनी सेना की बात माननी पड़ी और वो वापस चले गए। तो वापस जाने के लिए उन्होंने दो रास्ते अपनाए। कुछ लोग जल मार्ग से गए तो कुछ लोग स्थल मार्ग से गए। तो जल मार्ग का नेतृत्व जिसने किया, कई बार पूछा जाता है परीक्षा में कि सिकंदर का सेनापति कौन था। अब ये कहां का सेनापति है? ये नेवी, जल सेना का, जल मार्ग या फिर जल सेना का सेनापति, इसका नाम है नियाकर्स। इसकी अगुवाई में ये लोग समुद्र के रास्ते चले गए और स्थल सेना का जो उसका सेनापति था उसका नाम है क्रेटर्स उसका नाम। इसकी अगुवाई में ये लोग वापस चले गए। जाते जाते 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में सिकंदर की मौत होगी। कहते हैं किसी ने जहर देके मारा, कोई कहता है कि बीमारी की वजह से मर गया। तो उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि जहर से मरा था कि बीमारी की वजह से मर गया। पर अपनी कम उम्र में इस आदमी ने आधी दुनिया को जीतने की कोशिश की और उसकी सेना ने इसका पूरा साथ दिया और इसने यूनान, यूरोप, ईरान, इराक और मध्य एशिया, पूरा का पूरा मध्य एशिया और यूरोप को कब्जा करके जीतता हुआ भारत तक पहुंचा था। पर भारत की ब्यास नदी पार नहीं हो पाई इनसे और वापस मुड़कर चले गए। अच्छा, कुछ और बातें कि सिकंदर के आक्रमण का परिणाम क्या क्या हुआ। इससे एक रास्ता मिल गया, यूरोप के लोगों को भारत आने का दो रास्ते मिल गए, एक समुद्री मार्ग और एक स्थल मार्ग। तो इन दो मार्गों से अब भारत और यूरोप आपस में जुड़ गए। यूनान कहें या फिर यूरोप कहें, ये आपस में जुड़ गए। तो इसने व्यापार को मौका दिया। इसके साथ साथ व्यापार के साथ साथ जो संस्कृति थी, कला थी, वो भी एक देश से दूसरे तक फैलती चली गई। तो दूसरी सदी में जो गांधार शैली भारत में पहुंची है, ये उसी रास्ते से होकर आई जिस रास्ते सिकंदर वापस गया था। यूनानी व्यापारी भारत पहुंचे उसी रास्ते से। तो सिकंदर के आक्रमण का फायदा ये हुआ कि रास्ता मिल गया और दुनिया को पता चल गया कि और भी दुनिया है, वहां जाकर व्यापार, संस्कृति का आदान प्रदान हो सकता है। दूसरा, सिकंदर ने जिस इलाके को जीत लिया था पश्चिम उत्तर भारत में, वहां कोई शक्तिशाली राजा नहीं था। तो मौर्य साम्राज्य के लिए एक अच्छा मौका मिल गया
क्योंकि सिकंदर तो छोड़ के चला गया था। तो मौर्य साम्राज्य के लिए एक अच्छा मौका मिल गया अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए। तो मौर्य साम्राज्य ने वही किया जो सिकंदर ने जीत लिया था और उसे छोड़कर चला गया। मौर्य साम्राज्य ने वहां फटाफट अटैक किया और उसे अपने क्षेत्र में मिला लिया। तो इस तरह से मगध अब बहुत बड़ा मौर्य साम्राज्य बन चुका है, जिसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपने पूरे नोट्स बनाए होंगे और इन नोट्स को रिवाइज करना। इन सब के आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे जो इसी वेबसाइट पर है, वो आप प्रैक्टिस सेट दीजिए और अपने आप को मूल्यांकन कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से तुम कितनी चीजें याद रख पाते। अगली चर्चा होगी मौर्य साम्राज्य के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।